प्राचीन काल से ही लोग सोचते आए हैं कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। मानव जाति ने हमेशा से ही एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में बार बार इस दुनिया की खोज की है। 500 साल पहले मार्टिन लूथर ने लोगों के पूजा करने और सोचने के तौर तरीकों को बदलते हुए सुधार की शुरुआत की थी। आज हम फिर एक चौराहे पर खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि लोग चीजों पर सवाल उठाते रहें और तकनीकी प्रगति से ना डरें, क्योंकि ये प्रगति ही है जिसने हमें आज की ये दुनिया और समृद्धि दी है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो नाइजीरिया और घाना के लोगों की कोई परवाह नहीं है, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे बिजली के कचरे से उनके यहाँ लगातार कचरे का पहाड़ खड़ा होता रहे तो वो सभी यहाँ आ जाएंगे। आज के इस दौर में सीमाएं बनाना हास्यास्पद है। सबसे पहले हमें अपने दिल और दिमाग की सीमाओं को लांघना होगा, जो बहुत खतरनाक हैं। इसलिए हमें इन सीमाओं को जीतने, इनके पार जाने की जरूरत है। जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है वो लगातार तेज होती जा रही है। हम सभी जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए या इससे डरना चाहिए? हम में से ज्यादातर एक आजाद, शांत दुनिया में रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में यह अब भी नामुमकिन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डरने से इनकार करते हैं। वो आत्मविश्वास से उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें वो भी योगदान दे रहे हैं। युवाओं को खड़ा होना होगा। जरूरी नहीं कि अपने बड़ों के खिलाफ ही, लेकिन इसलिए ताकि वे अपनी बात कह पाएं और टिकाऊ विकास और पीढ़ीगत समानता पर जोर दे पाएं। हम डिजिटल युग के एक अहम मोड़ पर हैं। हम इस तरह के सवालों का सामना कर रहे हैं, जैसे हम साथ कैसे रह सकते हैं, आज निजता का क्या अर्थ है और आजादी, क्या हमें नई परिभाषाओं की जरूरत है? 500 साल पहले मार्टिन लूथर ने इस सिद्धांत का परिचय कराया था कि इंसान सबका आजाद मालिक है और किसी के अधीन नहीं है। आधुनिक स्वबोध, ज्ञानोदय, शिक्षा और विज्ञान की देन है। आज अंतरिक्ष की खोजबीन कर रही मानव जाति इस बात से वाकिफ है कि जिसे हम अनंत ब्रह्मांड मानते हैं, उसमें हमारा ग्रह एक छोटा सा कण मात्र है। लेकिन इंसान इसका ख्याल रखने में विफल हो रहा है। अगर हम अपने ग्रह को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें और ज्यादा कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की जरूरत है। और ये पता नहीं है कि ये करना कैसे है। इसका कोई एक तरीका या जवाब नहीं है, इसलिए इसमें प्रयोग करने होंगे, चीजें आजमानी होंगी, असफल होना होगा, तमाम नए रास्ते निकालने होंगे। इन बड़ी अज्ञात चीजों को साधने के लिए वे चीजें आजमानी होंगी जिन्हें कभी कला के तौर पर देखा ही नहीं गया। शिकागो में रहने वाली हेदर डेवी हैकबॉर्ग एक इंफॉर्मेशन आर्टिस्ट हैं। वो डाटा संग्रह और निगरानी के तौर तरीकों की मुखर आलोचक हैं। मार्टिन लूथर भी अपने दौर के विद्रोही शख्स थे। वो चर्च के खिलाफ खड़े हुए। वो मानते थे कि शैतान का अस्तित्व है और उसके असर के खिलाफ लड़ते थे। धार्मिक हत्या, जंग, कट्टरता, धरती पर नर्क, दुनिया का सारा कोलाहल तुमसे ही पैदा होता है। मुझे अकेला छोड़ दो। लूथर मानते थे कि शैतान ने रोम का चर्च दूषित कर दिया है। उन्होंने सच्ची आस्था की ओर लौटने की अपील की। उन्होंने बाइबल को ईश्वर का संदेश माना और तर्क दिया कि इसने आम ईसाइयों को पोप या पादरियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर तक सीधी पहुंच दी है।
लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया, जो इंसानों के अंतःकरण की आजादी और निजी स्वायत्तता की राह में मील का पत्थर साबित हुआ। पिछले 500 वर्षों में हमने प्रगति की है या नहीं? मैं कहूंगा कि हाँ, की है। जिंदगी आसान हो गई है। यहाँ पश्चिम में अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे पास धार्मिक आजादी है। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमने कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, लेकिन हमें इतिहास का यह सबक भी ध्यान रखना होगा कि मानव जाति खतरनाक भी हो सकती है। क्या विज्ञान और तकनीकी धरती पर शांति स्थापित कर सकते हैं? बीती 5 सदियों से ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं पहेलियां ढूंढता हूं और सवाल पूछता हूं। यही विज्ञान और मानव जाति की तकनीकी प्रगति का मूल है। ये तथ्य कि हम सवाल पूछते हैं, यही वजह है कि धर्म शुरुआत से ही हमेशा रहा है। हम सवाल पूछते हैं और जवाब खोजते हैं। धर्म आसान जवाब देता है, विज्ञान सही जवाब देता है। जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है। हम जवाब खोजने के लिए ही शोध करते हैं। सेबास्टियन बार्च ब्रेमेन के रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर में काम करते हैं। ये जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, जो इस क्षेत्र में शोध करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। मेरा मिशन या सपना ऐसा रोबोट सिस्टम बनाना है जो लंबे वक्त तक इंसानों की मदद करे। मुझे अपने काम के बारे में यही तो पसंद है। मुझे एक ऐसा रोबोट सिस्टम बनाने के ख्याल से ही प्यार है जो बाहरी अंतरिक्ष, पानी के भीतर या क्षतिग्रस्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसी जगहों पर इंसानों की मदद कर सके, जहां वो खुद नहीं जा सकते, जिन जगहों पर आप इंसानों को बिल्कुल नहीं भेज सकते। अत्याधुनिक रोबोट बोलकर बातचीत कर सकते हैं और माहौल के मुताबिक जवाब दे सकते हैं। So sorry. I hope we'll do better next time. You should ask one of my colleagues to answer your question. मुझे यकीन है कि भविष्य में हम सर्विस रोबोट जैसे उत्पादन प्रक्रिया में मदद करने वाले रोबोट देखेंगे। इससे कर्मचारियों की पेट की दिक्कतें कम होंगी और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. पहली सफल मानव अंतरिक्ष उड़ान 50 साल से ज्यादा पहले हुई थी। वहीं से अंतरिक्ष में खोजबीन का दौर शुरू हो गया। अलेक्जेंडर गेर्स्ट अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरे जर्मन थे। जब आप बाहरी अंतरिक्ष में होते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हमारा ग्रह उतना बड़ा नहीं है जितना हमें लगता है। बड़े होने पर यह हमें अनंत लगता है, लेकिन ऊपर से देखने पर लगता है असल में ये बहुत छोटा है और इसके संसाधन बहुत सीमित हैं। इसे देखकर एहसास होता है कि हम जिन संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, वो सब धरती की सतह के नीचे बिखरे पड़े हैं। अगर हम इनका दोहन करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ऊपर से धरती को देखना चौंकाने वाला होता है कि ये कितनी आसानी से बर्बाद हो सकती है। जो संभव है उसकी सीमाएं हमारी सोच से भी आगे निकल चुकी हैं। आर्थिक नजरिए से भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और इसके रखरखाव में अब तक 100 अरब यूरो खर्च हो चुके हैं। हम अंतरिक्ष में रचनात्मक काम करते हैं, जैसे हम भारहीन परिस्थिति में पौधे उगाते हैं और उन पर प्रयोग करके देखते हैं कि जड़ों के विकास में कैसे सुधार किया जाए। ये देखने के लिए कि जड़ें उगती कैसे हैं, पौधे ऊपर और नीचे की दिशा कैसे पता करते हैं। ये सूखी मिट्टी में भी आसानी से उगने वाले पौधों की खेती के लिए उपयोगी हैं। फसलें उगाना जारी रखने में मददगार साबित होने की वजह से ये जलवायु परिवर्तन की मार झेलने वाले इलाकों में बहुत उपयोगी हैं। इसका मतलब है कि लोगों को खाने की कमी की वजह से
अपना घर नहीं छोड़ना होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है जो बताता है कि अंतरिक्ष यात्रा हमारे ग्रह की दिक्कतें सुलझाने में क्या भूमिका निभाती है। इसलिए मेरे जैसा दार्शनिक ये कहने में दबाव महसूस करता है कि जिस समाज पर हमें गर्व हो वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, और मुझे लगता है कि ये एक अनोखा अवसर है। हम लगातार अपने समाज की जानकारी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इतिहास में ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब इतना कुछ बनाया जा सकता हो, इतना निर्माण किया जा सकता हो और इतनी गलतियां टाली जा सकती हों। इसके लिए और क्या करना होगा? सोचना होगा। कल्पना कीजिए कि 1 लाख लोग ये शो देखें। फिर मान लीजिए कि वो सब गुडीड पर जाकर पौधे लगाने के लिए दान दे दें। सिर्फ 1 महीने में हम 30 लाख पौधे लगा सकते हैं। हम एक पूरा जंगल खड़ा कर सकते हैं। पेरिस के विंसेंट टुबूल फ्लाकेर को 17 साल की उम्र में ये आइडिया आया था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां लोग अच्छे कामों के लिए दान दे सकते हैं, भले उनके पास पैसे ना हों। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोग किस बात से खुश होंगे, लेकिन गुडीड के जरिए हम लोगों को वो बदलाव लाने का मौका दे रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बल्कि जितनी बार वो चाहें। लोग गुडीड पर विज्ञापन देखकर मुफ्त में दान दे सकते हैं। विज्ञापनों से हुई कमाई एनजीओ को जाती है। विंसेंट के आइडिया ने दान देने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। Tu vois, en fait, si jamais on les met à l'overlay du coup sur le feed. Ouais, du coup, on cherche quel est des. Ah, c'est cool ça. Die gesamte ältere जर्मनी के पुराने पारंपरिक बुद्धिजीवी अभिजात वर्ग ने डिजिटलीकरण का प्रभाव समझा ही नहीं। अब हमारे लिए ये मौका गंवाने का खतरा है। फिर जर्मनी प्रगति के शीर्ष पर भी नहीं होगा। ऐसे में हम भविष्य की राह के रोड़े दूर करने के बजाय उन्हें बढ़ाएंगे। खाड़ी देशों और अफ्रीका से आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ ने यूरोप के सामने नई चुनौतियां पेश की हैं। तमाम लोग भूमध्य सागर को एक नई जिंदगी की राह मानते हैं, लेकिन कईयों के लिए यह कब्रिस्तान साबित हुआ है। 2013 में हम एक बोट पर छुट्टियां मना रहे थे जो हमने भूमध्य सागर में घूमने के लिए किराए पर ली थी। हम अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। फिर एक दिन हमें ट्यूनिस जाना था। लाम्पेडूसा और ट्यूनिस के बीच में हमें एक जगह पानी पर जैकेट दिखाई दी। शायद वो किसी ऐसे व्यक्ति की जैकेट थी जो बच नहीं पाया होगा। उस एक पल में कुछ तो हुआ जिसने हमारा दिल छू लिया। ये हमारे लिए सच का सामना करने जैसा था। हम उस समंदर में थे, उसी समंदर में जहां यूरोप की चौखट पर हजारों अदृश्य लोग अपनी जानें गंवा रहे थे। क्या हम कुछ कर नहीं सकते थे? हम नहीं कर सके। हमें कुछ करना चाहिए था। रगीना कात्रम्बोने और उनके पति क्रिस्टोफर ने माइग्रेंट ऑफशोर एड स्टेशन नाम का निजी संगठन बनाया। उन्होंने एक नाव खरीदी और अब वो भूमध्य सागर में फंसे लोगों को बचाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने करीब 14,000 लोगों को बचाया है। मैंने 250 गिने थे, पर उन्हें लगता है कि वो 400 हैं। सिर्फ एक नाव? हमने एक ही नाव देखी।
2014 में हम 3000 लोगों को बचाने में कामयाब रहे। ये आइडिया शुरू करने के लिए हमने सिर्फ अपना पैसा खर्च करना तय किया। हमने सिर्फ वो पैसा निवेश किया जो हमारे परिवार के पास था। तो हमने एक बोट खरीदी। बोट को हेलीपैड, 2 छोटी नावों, 2 ड्रोन और विशेषज्ञों के एक दल से लैस किया। हम 90 दिनों तक समुद्र में रहे। इन दिनों हम दूर हो रही आपदाओं के गवाह बनते हैं। तकनीक की वजह से अक्सर हमें तुरंत इसका पता चल जाता है। कई तस्वीरें और ज्यादातर जानकारी समाचार एजेंसियों से आती है। हम कभी सब कुछ नहीं जान पाएंगे, लेकिन मानव जाति को दुनिया के रहस्य सुलझाना पसंद है। ऐसा काम जो कभी कभी परेशान भी कर सकता है। दरअसल स्ट्रेंजर विजन का ख्याल मुझे तब आया जब मैं डॉक्टर के पास बैठी थी। मैं दीवार पर टंगी वो तस्वीर देख रही थी और मैंने पाया कि तस्वीर के ऊपर लगा कांच चटका हुआ है। उसकी दरार में एक बाल फंसा हुआ था। मैं 1 घंटे तक वहां बैठी उस बाल को देखती रही और मैं सोच रही थी कि ये बाल किसका हो सकता है। इस बाल से मैं उस शख्स के बारे में क्या जान सकती हूँ। वहाँ से निकलकर मैं हर जगह इंसानों के डीएनए वाली निशानियों पर ध्यान देने लगी, जैसे बाल, सिगरेट का फिल्टर, च्युइंगम। तभी मुझे लगा कि हम हमेशा बिना सोचे समझे अपनी निशानियाँ यूं हर जगह छोड़ते आ रहे हैं। हैदर की दिलचस्पी आनुवंशिक निगरानी में है। वो सार्वजनिक जगहों पर मिले डीएनए को चेहरा बनाने वाले सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करती हैं और एक 3D प्रिंटर से 3D तस्वीर बनाती हैं। वो इस काम को बायो आर्ट कहती हैं। वो अपनी कला पर किसी वैज्ञानिक की तरह काम करती हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी लैब में उन्होंने आनुवंशिक सामग्री निकालना और उसका विश्लेषण करना सीखा। पुलिस और सुरक्षा कंपनियां इसी तकनीकी से अपराध सुलझाती हैं। डीएनए के जरिए किसी व्यक्ति के लिंग या नस्ल जैसी कई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। तो हमारे पास वंश, लिंग, आंखों और बालों के रंग की जानकारी है। इसके बाद मैंने कुछ कयास लगाए तो मुझे ऐसे शोध मिले जो डीएनए को वजन बढ़ने, रंगत, झाइयों, त्वचा के रंग, बालों की बनावट और आंखों की पुतलियों जैसी जानकारियों से जोड़ते हैं। फिर चेहरों के अंतर के बारे में भी जानकारी मिली, जैसे आंखों के बीच की दूरी और नाक की चौड़ाई जैसी विशेषताएं। हम रोजाना अपने पीछे आनुवंशिक कतरों की कतार छोड़ते जाते हैं। खाने की मेज पर, मेट्रो में, एलिवेटर के अंदर। मैं क्यों परवाह करूं? मुझे क्या छिपाना है? मेरे ख्याल से ये सवाल गलत है। भले आज आपको लगता है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगले 10, 20 या 30 वर्षों में हमें आपके बारे में ऐसा कुछ नया पता नहीं चलेगा जो हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि ये तकनीक और जानकारी लगातार बदल रही है। हमारी आनुवंशिक निशानियां जल्द ही अहम मुद्दा बन जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग अपनी डिजिटल निशानियों के लिए ज्यादा चिंतित हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को जिस परंपरागत तरह से पेश किया जाता है उसमें किसी को परवाह नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने अधिकारों की कीमत नहीं पता है, उन्हें अपने अधिकारों की अहमियत नहीं पता है, क्योंकि इसमें एक आम तर्क दिया जाता है कि अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर तानाशाही शासनकाल में यही कहा गया है। लेकिन निजता का अर्थ ये नहीं है। निजता कुछ छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी चीज की सुरक्षा के बारे में है। ये आपकी अपनी चीज है, जैसे आपकी बुद्धि से उपजी कोई चीज, आपका कोई जुड़ाव, आपकी राजनीति, हर एक चीज जिसकी आप परवाह करते हैं और जिसमें आप भरोसा करते हैं।
एडवर्ड स्नोडन ने सबसे पहले खुफिया एजेंसियों द्वारा की जा रही वैश्विक निगरानी और जासूसी कार्यक्रमों का भांडा फोड़ा था। I was created at Al Devrans in Paris. Es gibt keine digitale Ethik. इस डिजिटल युग में कोई नैतिक दिशा निर्देश नहीं है। इसके पीछे जर्मनी और हर जगह उम्र दराज बुद्धिजीवियों के तौर तरीके भी जिम्मेदार हैं। हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये समस्या हमसे दूर ले जाइए, लेकिन ये हल नहीं है। Aber so löst man das nicht. वो आलस या बौद्धिक बेईमानी के चलते इस पर सोच नहीं रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना ही होगा। हमें इस मुद्दे पर विशेषज्ञता और बहस की जरूरत है कि जिस समाज में आजादी की अवधारणा का स्वरूप ही बदल गया है, वहां इस पर दोबारा कैसे चिंतन हो। एक दूसरे के बारे में जानने लायक सभी चीजें हम जानते हैं। हमें फिर सोचने की जरूरत है कि आजादी क्या है, और हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को इस पर राज करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। विंसेंट टुबुल फ्लाकेर अपनी वेबसाइट पर दान इकट्ठा करते हैं, जिसमें लोगों की जेब से कुछ नहीं जाता। गुडीड की 80% कमाई एनजीओ को जाती है, सिर्फ 20% उनके स्टार्टअप को जाती है। एक वक्त था जब हर कोई स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता था। वो 90 का दशक था। फिर 2000 के दशक में हर कोई गूगल की तरह स्टार्टअप शुरू करके अपनी किस्मत चमकाना चाहता था। अब हमें एहसास हुआ है कि हम सामाजिक विवेक के साथ एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। रेगीना, क्रिस्टोफर और उनकी टीम समुद्र में हैं। उन्हें शरणार्थियों की एक नाव दिखती है जो मुसीबत में लगती है। बचाव अभियान के दौरान भावनाएं हावी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वक्त आप किसी की मदद कर रहे हैं तब उसे मदद की जरूरत है, आपको नहीं। तो जरूरतमंद लोगों की मदद करते समय आपको पूरा जोर लगाना होता है। जाहिर है कि हम इंसान हैं और हमें कभी मौत या यातना की आदत नहीं पड़ सकती। इनमें से कई लोग प्रताड़ित होते हैं और कपड़े बदलते समय उनकी मदद करते हुए आप ये देख सकते हैं। आपको उनके शरीर पर निशान दिखते हैं। हालांकि मुझे सबसे ज्यादा चिंता उनकी यादों से होती है। इस दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं। मुझे आपदा वाली फिल्मों से नफरत है। मुझे नफरत होती है जब हमें दुनिया भर की तकलीफें देखने को मिलती हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें कुछ करना चाहिए। हमें इसमें लगना चाहिए। कोई कदम उठाने चाहिए। हालांकि इंटरनेट पर मौजूद हर कोई दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर पीढ़ी की तरह नेक काम करने वाले कम ही हैं। लेकिन इंटरनेट ने नेक काम करने के नए मौके पैदा किए हैं। मैं समाज और इसके ढांचे को लेकर चिंतित हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हम वही कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कर रहे हैं। हम अलग अलग परिदृश्यों से गुजर सकते हैं, आज हालात का विश्लेषण कर सकते हैं और डाटा जांच सकते हैं। फिर हम एक संभावित विकास के ढांचे का मॉडल बना सकते हैं। इस बात की कितनी संभावना है कि जल्द ही हम मशीनों से वैसे ही बातें करने लगेंगे जैसे हम एक दूसरे से करते हैं। Hi, you can call me Pepper. You can see me in the
या ऐसी दुनिया जिसमें मशीनें सब कुछ हथिया लेंगी और इंसान बेकार हो जाएंगे, जिसकी ज्यादा संभावना है? जरा देखिए कि सिर्फ एक उंगली से कितने सैकड़ों सेंसर जुड़े हुए हैं। हमें अभी ये इंटीग्रेशन डेंसिटी हासिल करना बाकी है और हमारे पास ऐसे सेंसर डाटा को प्रोसेस करने के लिए एल्गोरिदम भी नहीं है। यही हमारा लक्ष्य है, जिसमें हम जीव विज्ञान की खूब नकल करते हैं, लेकिन अभी हमारी तकनीक इंसान के सामने चींटी जितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया था। ISS इंसानों की अब तक की बनाई सबसे जटिल मशीन है। इसे बनाने में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने काम किया था। इसे धरती पर कई कंट्रोल सेंटर और सिस्टम से चलाया जाता है। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं। हम अंतरिक्ष यात्रियों के पास शायद इसकी व्यापक जानकारी है, लेकिन जब संकट की बात आती है तो मशीनों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन धरती के करीब 350 किलोमीटर ऊपर हर 90 मिनट में धरती का चक्कर लगाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लंबे समय से हमें मौसम के पूर्वानुमान से लेकर सैटेलाइट टीवी जैसी उपयोगी सेवाएं मुहैया करा रही है। दूसरे ग्रहों की यात्रा मील का अगला पत्थर हो सकती है। एक और वजह कि ISS अंतरिक्ष में और आगे जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये अभी तक स्वायत्त तरीके से नहीं चलता है। निगरानी की मुखर आलोचक अमेरिकी कलाकार हेदर डेवी हैगबॉर्ग फेसबुक, गूगल और सरकारी खुफिया एजेंसियों जैसी डाटा इकट्ठा करने वाली ताकतवर संस्थाओं से मोर्चा ले रही हैं। मेरा मानना है कि मैं हैकर जैसी हूँ। पहले मैं कंप्यूटर हैकर थी और अब मैं बायो हैकर भी हूँ। मेरे ख्याल से हैकर वो होता है जिसने मुख्य धारा के तरीकों से पढ़ाई नहीं की होती है। अदृश्य होने का अधिकार। ऑनलाइन और असल दुनिया में हैदर ने एंटी डीएनए क्लीनिंग उत्पाद बनाए हैं। इनके नाम हैं इरेज और रिप्लेस। मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही थोड़ी सी अजीब लड़की थी, है ना? थोड़ी सी अजीब बच्ची। आजकल तो और ज्यादा लोगों को अजीब होना चाहिए। मुख्य धारा की संस्कृति हमेशा हमारी खासियत और रचनात्मकता पर ठप्पा लगाने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि हमें हमेशा उनके नियम मानने के लिए मजबूर किया जाता है। हम उनके पैमाने अपना लेते हैं, फिर हमें लगता है कि हम यही हैं और यही हम चाहते भी हैं। मैं इसे कपट मानती हूँ, क्योंकि ये हमारे अंदर जड़ें जमा लेता है। ये हमारे ज्ञान और हमारे दिल में जम जाता है। फिर हम खुद ही इन पाबंदियों को अपने ऊपर थोपते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये हमें एक बेहतर दुनिया बनाने से रोकता है। शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अलग तरीके से जीना या एक अलग किस्म का समाज बनाना कैसा होगा। इतिहास में जब भी पुरुषों और महिलाओं ने मौजूदा नियमों को चुनौती दी है, उन्हें सुधारने या बदलने की कोशिश की है। ऐसा करते हुए उन्होंने खुद को चुनौती दी है। हताशा या फिर ये बहुत मुश्किल है।
हर पल जब हम फैसला लेने की कोशिश में होते हैं, लोग जान गंवा रहे हैं। हम इंसानी जान के रूप में इसकी कीमत चुका रहे हैं। ये मुझे दुखी करता है। आप कहाँ से हैं? एरिट्रिया। बहुत अच्छे, स्वागत है, शुक्रिया। सिर्फ तापमान देखना है, ठीक है? हम जिस सनक में चले जा रहे हैं उससे निकलना होगा। रगीना कातरम्बोने और उनकी संस्था ने पिछले 2 वर्षों में 14,000 लोग बचाए हैं। कौन जाने वो कितनी जानें नहीं बचा पाए। हम खोजबीन और राहत कार्य में जुटे पहले असैनिक बोट थे और ड्रोन इस्तेमाल करने वाले पहले एनजीओ थे। क्योंकि तकनीक सिर्फ बुरी ही नहीं है, इसे सिर्फ युद्ध में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे कई अकल्पनीय चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तकनीक में मूल रूप से कुछ भी खतरनाक नहीं है। सवाल ये है कि इससे हमें क्या अवसर मिलते हैं? क्या हम इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप एक ड्रोन को उड़ाकर लक्ष्य तक ले जा सकती है, जहां ड्रोन ये जांच और पहचान कर सकता है कि लक्षित इलाके में कौन कौन है। ये हत्या की एक सूची बना सकता है। ये लोगों को देखकर पता लगा सकता है कि क्या वे आतंकवादी हैं और फिर तय कर सकता है कि उन्हें गोली मारनी है या नहीं। इसका मतलब है कि मशीन जिंदगी और मौत का फैसला कर रही होगी और ये एक नैतिक फैसला है। 21वीं सदी में मशीनें स्वायत्त हैं। वो समय को लांघने वाली हैं। उन्हें हमसे जानकारी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं। तो निश्चित तौर पर इससे सीमाएं धुंधली हो रही हैं। क्या हमें ये कहना सीखने की जरूरत है कि बस बहुत हुआ? लूथर के निजी आजादी के जिस विचार को हम सुधार के दौर से अपनाए चले आ रहे हैं, क्या आज उसे दूसरे सवाल में ढालने की जरूरत है कि हम इस आजादी का सबसे बढ़िया इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और हम निजी आजादी का निजी जिम्मेदारी के साथ सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? अब लूथर के मामले में अक्सर एक व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें चर्च की मध्यस्थता की कोई अहमियत नहीं है। आप जिसे भी सच या झूठ मानते हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर है, कोई बाहरी सत्ता नहीं। लूथर के सिद्धांत में ये आपकी आजादी है। जैसे आप भगवान के साथ अपने मेल मिलाप का क्या करना चाहते हैं, ये सिर्फ आप पर है। कोई इसमें दखल अंदाजी या मध्यस्थता नहीं कर सकता। यही दोनों पाए हैं जिन पर हम अभी तक टिके हुए हैं। हम अपनी आजादी को नकारे बिना अपनी जिम्मेदारी नहीं नकार सकते। वैज्ञानिक और शोधकर्ता नैतिक मुद्दों को ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं। वे ऐसी बाधाओं से परे हटकर अपना काम करना चाहते हैं। इसकी एक ही वजह है, अगर उन्हें प्रतिबंधों के साथ काम करना होगा, जैसा वे मध्यकाल से आधुनिक काल तक करते आए हैं, तो वे खुलकर काम नहीं कर पाएंगे और नई खोज नहीं कर पाएंगे। शोध और विकास के क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति इसमें नहीं पड़ना चाहता है। हालांकि इसके उलट भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। आइंस्टीन को ही देख लीजिए। उन्होंने परमाणु बम बनाने में मदद की और फिर कहा कि अगर उन्हें पता होता कि इससे सिर्फ डराया नहीं जाएगा बल्कि इसे इस्तेमाल भी किया जाएगा, तो उन्होंने इसे बनाने में मदद नहीं की होती। There is a shortage of physicians in this country. And there are many young people able and eager. 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने वाला समीकरण खोजा। उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण को जोड़ा। हमारे लिए अंतरिक्ष और समय का घुमाव समझना अब भी मुश्किल है। आइंस्टीन अब तक वैज्ञानिकों की प्रेरणा बने हुए हैं। मैं हमेशा एक शोधकर्ता या इंजीनियर या अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था। इनमें से कुछ भी। मैं बस नई खोजें करना चाहता था और अंधेरे पर रोशनी डालना चाहता था।
अंतरिक्ष से की गई अलेक्जेंडर गैर्स्ट की फेसबुक और ट्विटर पोस्ट बड़ी लोकप्रिय हैं। अंतरिक्ष से ट्वीट करना बहुत आसान है। मुझे बस किसी रोचक चीज की फोटो खींचनी होती है, कुछ शब्दों में बताना होता है कि मेरे लिए इसके क्या मायने हैं और इसे दुनिया भर को देखने के लिए भेज देना होता है। ये कमाल है। ये शानदार बात है कि आप दुनिया को अपने साथ सफर पर ले जा सकते हैं। हर कोई इसका हिस्सा बन जाता है। ट्विटर और सोशल मीडिया समुदायों को ढूंढना बहुत आसान बना देते हैं। मेरे लिए ये असल प्रगति है। पहले अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते थे तो आपको समूह बनाना पड़ता था या किसी पार्टी में शामिल होना पड़ता था। आज क्रांतिकारी बनने के लिए आपको बस फेसबुक पर ताहिर चौक के बारे में एक पोस्ट लिखनी होती है। मेरा ख्याल है कि हम अभी नहीं जानते हैं कि क्या होगा। इंटरनेट और बाकी चीजें अभी काफी नई हैं। हमें अब भी नहीं पता है कि सत्ता की ताकत में इसके क्या मायने हैं। इसके अलावा तो हम सब पहले के मुकाबले एक दूसरे से सीधे और तेजी से बात कर सकते हैं। क्या हम एक नए युग के कगार पर हैं? क्या हमारी सभी मौजूदा मान्यताएं पुरानी हो गई हैं? क्या समाज के नियम अब लागू नहीं होते? या सभी के फायदे के लिए इन्हें नए विचारों और नई खोजों से जोड़ा जा सकता है? डिजिटलीकरण निश्चित तौर पर समाज की समस्याएं हल कर सकता है, और सिर्फ विकसित दुनिया की समस्याएं ही नहीं, जैसे टैक्सी बुक करना या खाना मंगाना। इसका दुनिया भर में रचनात्मक इस्तेमाल हो सकता है। फिर चाहे ये बीमारी का इलाज करने के लिए ढेर सारी जानकारी का विश्लेषण करना हो या जो भी हो, डिजिटल तकनीक का अच्छा इस्तेमाल करने के हजारों तरीके हैं। हम रोज ढेर सारा डाटा तैयार कर रहे हैं और ये उपयोगी हो सकता है। दुनिया इतनी पेचीदा कभी नहीं थी। हम शंकाओं से घिरे हुए हैं, आने वाली नई बाधाओं से डरे हुए हैं, लेकिन किसी तरह हमें अब भी खुद पर भरोसा है। हमें अब भी उम्मीद है और हमारे अंदर अब भी जिज्ञासा है। 2018 में अलेक्जेंडर गैर्स्ट एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए, इस बार कमांडर के रूप में। मैं एक बार फिर धरती को उसी नजरिए से देखने के लिए उत्साहित हूँ। साथ ही मुझे अंतरिक्ष स्टेशन में समुदाय की वो भावना महसूस करने का इंतजार है जो वहाँ से धरती को देखने पर उपजती है। अलग अलग महाद्वीपों और संस्कृतियों से आने वाले हम 3 लोग अपने अपने देश को ध्यान में रखते हुए वहाँ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको नीचे छोटा सा ग्रह देखकर एहसास होता है कि आप वहां से आए हैं और ये आपका घर है। आप लोगों को ये महसूस कराना चाहते हैं कि सिर्फ अपने देश के बारे में सोचने का कोई तुक नहीं बनता। हमें वैश्विक स्तर पर अपनी समस्याओं से निपटने की जरूरत है। आज हम खुद को कैसे देखते हैं? मैं कहूंगा कि ये स्व एक सामूहिकता में घुल गया है। अब बात मेरी नहीं बल्कि हमारी है। निजता संघर्ष कर रही है क्योंकि उसे खुद से पूछना है कि उसने दुनिया के साथ क्या किया है। मुझे तो लगता है कि अगर हम इस समीकरण को बदल दें और खुद को अलग के बजाय एक ही रूप में देखें तो ये बड़ी बात होगी।
एक सवाल बचता है, मानवता को बने रहने के लिए क्या करना होगा? हम अपनी ही आंखों से दुनिया देखते हैं और ये इकलौता नजरिया होता है। हम अपने ही कानों से सुनते हैं। क्या दुनिया में यही एक संगीत चल रहा है? बिल्कुल नहीं, पर यह स्वाभाविक है। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पहला स्वाभाविक कदम जो स्वस्थ और ठीक है, वो दूसरे और ज्यादा परिपक्व कदम की ओर बढ़ना चाहिए, जहां हमें एहसास हो कि सिर्फ हम ही इस तस्वीर को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मैं ही इस संगीत को नहीं सुन रहा हूं, सिर्फ मैं ही नहीं हूं। असल में मैं तो बस यहाँ एक मेहमान हूं। मुझसे पहले अरबों खरबों मेहमान यहाँ थे और मेरे बाद अरबों खरबों मेहमान आएंगे। मैं अगली पीढ़ी को ये घर किस हालत में देकर जा रहा हूँ। मुझे ये जगह किसी और के हाथों मिली थी। शायद उन्होंने अच्छा काम किया था, शायद नहीं किया था, पर मैं तो आगे आने वालों के लिए अच्छा काम करना चाहता हूँ। मेरी यही सलाह है कि हमें एक यात्री और मेहमान जैसा बर्ताव करना चाहिए। हम इंसान इस धरती पर सिर्फ मेहमान हैं। अगर हम ये बात समझ सकें तो इससे धरती का भविष्य बचाने में मदद मिलेगी। यहाँ से एक नए आयाम की यात्रा शुरू की जा सकती है।